नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल। आप देख रहे हैं द बेधड़क शो। आज इस शो में हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर जो लिस्ट जारी हुई है बीजेपी और कांग्रेस की। आखिर इस लिस्ट में कुछ ऐसे नाम भी है जो चौंकाने वाले हैं। साथ ही कांग्रेस की जो लिस्ट जारी हुई है उसमें इस बार क्या रणनीति अपनाई गई है उस पर भी चर्चा करेंगे। और साथ ही बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में क्या कुछ फैसले सामने आ सकते हैं। और आज शाम बीजेपी ने देखिए 72 नामों की एक और लिस्ट जारी कर दी। हैरानी की बात यह है कि बीजेपी ने राजस्थान में किसी नाम का जिक्र नहीं किया। और इससे पहले भाजपा की पहली लिस्ट में 2 मार्च जो आई थी इसमें 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 195 कैंडिडेट्स के नाम जारी हुए। अब 34 केंद्रीय मंत्रियों को टिकट मिला है, 28 महिलाएं हैं, 27 एससी वर्ग से है, 18 एसटी से है, 57 ओबीसी को यहां पे टिकट दिए गए। अब इसमें 50 साल से कम उम्र के 47 युवा कैंडिडेट्स को चुनाव में मौका दिया गया है। तो चलिए तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। तो देखिए आगामी लोकसभा चुनाव के रण को लेकर भाजपा और कांग्रेस की सूचियों पर मंथन होने के बाद नामों का ऐलान हुए हैं। अब पहले बीजेपी और कांग्रेस ने एक एक सूची जारी की। अब कांग्रेस की दूसरी लिस्ट भी सबके सामने है, साथ ही बीजेपी की भी दूसरी लिस्ट आ गई। अब इसमें 39 प्रत्याशियों के नाम शामिल है, जबकि इससे पहले कांग्रेस ने लोकसभा के रण के लिए 43 नाम घोषित किए हैं। इसमें राजस्थान के 10 उम्मीदवार शामिल है। अब ऐसे में बीजेपी 195 नामों की पहली बम्पर सूची में राजस्थान की 25 सीट में से 15 नाम सामने आए हैं। और अब कांग्रेस ने 10 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए हैं। इसमें दोनों दलों के 8 योद्धा आमने सामने के मुकाबले के लिए क्लियर हो चुके हैं। इसमें बड़ी बात यह है कि पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत जो 2019 में जोधपुर सीट से चुनाव हारे, उनको अब जालोर सिरोही से उतारा गया है। तो वहीं चुरू सीट पर बीजेपी के देवेंद्र झाझड़िया और कांग्रेस के राहुल कसवा में मुकाबला देखने को मिलेगा। बता दें कि राहुल कसवा देखिए भाजपा से टिकट नहीं मिलने से खफा हुए और फिर कांग्रेस के ऑफर को स्वीकार कर लिया है। अब इसके बतौर कांग्रेस ने राहुल कसवा को चुरू सीट से टिकट भी दे दिया है। तो वहीं बीजेपी ने बुधवार को 72 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है, यानी कि आज। पहले रिपोर्ट देखिए, फिर इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता का इंतजार है और फिर सबके सामने 24 के रण की तारीख। हालांकि बीजेपी का चुनावी प्रचार तो पीएम मोदी और खास सहयोगी और पार्टी के रणनीतिकार अमित शाह पहले ही कर चुके हैं। मोदी ने साउथ में प्रचार करके वोट बैंक को साधने की कोशिश की है। धारा 370 हटने के बाद पीएम मोदी श्रीनगर पहुंचे और वहां कमल खिलाने का दावा किया। तो अमित शाह भी चुनावी सभाओं में विपक्ष पर हमले बोल रहे हैं। इस बीच अहम चुनाव के रण को लेकर दोनों बड़े दलों के प्रत्याशियों की सूचियां सामने आई है। बीजेपी ने राजस्थान से 15 नामों का ऐलान किया, तो वहीं लगातार टूटती बिखरती कांग्रेस की 2 सूचियां सामने आई। दोनों सूचियों में अब तक 82 नाम सामने आए हैं। दूसरी सूची में राजस्थान कांग्रेस के 10 सीटों के नामों का ऐलान करके उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। वहीं मंगलवार को कांग्रेस ने दूसरी सूची जारी की। 43 नामों से मरुधरा में 10 सीटों पर नए उम्मीदवार उतारे हैं। पिछली बार के किसी उम्मीदवार को 10 सीटों में टिकट नहीं दिया है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत जो पिछला चुनाव जोधपुर सीट पर लड़े थे और हार गए, वैसे ही बीकानेर सीट से 2019 के कांग्रेस उम्मीदवार मदन गोपाल मेघवाल का टिकट काटकर गोविंद मेघवाल को दे दिया है। चुरू से पिछले उम्मीदवार रफीक मंडेलिया, झुंझुनू से श्रवण कुमार, भरतपुर से अभिजीत जाटव और टोंक से नमो नारायण मीणा के टिकट काट दिए। उदयलाल आंजना को पिछली बार जालोर सिरोही से टिकट दिया था, इस बार उनको चित्तौड़गढ़ से टिकट दिया है। वैभव गहलोत ने पिछली बार जोधपुर से वो लड़े थे, लेकिन इस बार जालोर सिरोही से उनको उतार दिया है। अब यूं कहें कि जोधपुर सीट चुनाव लड़ता आ रहा गहलोत परिवार
इस सीट से दूर हो गया है और अब यहां से दूसरा प्रत्याशी उतारा गया है। राजस्थान की सूची में 10 नामों पर गौर करें। 3 सीटों पर मौजूदा विधायकों को टिकट दिया। इन विधायकों को मिला लोकसभा टिकट। झुंझुनू से विधायक ब्रिजेंद्र सिंह ओला, टोंक सवाई माधोपुर से हरीश मीणा, अलवर से ललित यादव को टिकट दिया। उदयपुर से आईएएस अफसर ताराचंद मीणा को टिकट। भरतपुर से नए युवा चेहरा संजना जाटव को उतारा। जोधपुर से राजपूत चेहरा करण सिंह उचारडा को मिला टिकट। कांग्रेस के 10 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा के साथ ही प्रदेश कांग्रेस बीजेपी के 8 उम्मीदवार आमने सामने हो गए। जोधपुर सीट पर बीजेपी के केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह के सामने कांग्रेस ने करण सिंह उचारडा को उतार दिया है, तो वहीं बीकानेर में अर्जुन मेघवाल के सामने गोविंद मेघवाल को लड़ाया जा रहा है। यही नहीं, सूची में 3 प्रत्याशी ऐसे हैं जो कभी बीजेपी में रहे हैं, अब उनको कांग्रेस ने आम चुनाव में उतार दिया है। अब इसमें 10 में से 3 उम्मीदवार बीजेपी में रहे। राहुल कस्वा और हरीश मीणा बीजेपी से रहे सांसद। बीकानेर से कांग्रेस उम्मीदवार बने पूर्व मंत्री गोविंद मेघवाल 2003 में बीजेपी के टिकट पर नोखा से जीते थे। गोविंद मेघवाल वसुंधरा सरकार में संसदीय सचिव रहे, फिर बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए थे। हरीश मीणा ने 2014 में दौसा से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा। अपने भाई और कांग्रेस उम्मीदवार नमो नारायण मीणा को हराया, सांसद बने। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए। राहुल कस्वा हाल ही बीजेपी से कांग्रेस पार्टी में आए हैं, इसलिए फिलहाल उनका खीमा कौन सा होगा ये तय नहीं है। लेकिन जिनके प्रयास से राहुल कांग्रेस के हाथ के साथ कोई तो होगा जिसने राहुल की बीजेपी से कांग्रेस में राह बनाई। तो इसके साथ ही भरतपुर की संजना जाटव और ललित यादव को भी फिलहाल निर्गुट माना गया है। इससे इतर बीजेपी ने 24 के रण के लिए जो तैयारियां रोड मैप तैयार किया है वह पहले ही सबके सामने है। इसमें बीजेपी 370 सीटों का टीका लगाने के साथ ही इस बार एनडीए 400 पार का रिकॉर्ड आंकड़ा छूना चाहती है और विपक्ष और साथी दलों के कई बड़े चेहरे बीजेपी का कमल खिलाने का संकल्प ले रहे हैं, जैसा कि कुछ दिन पहले राजस्थान में हुआ और यहां के 1370 कांग्रेसियों ने कमल का दामन थाम लिया। बहरहाल बीजेपी 24 के रण में जीत के लिए कोई न कोई नया फॉर्मूला ला रही है। एक दिन पहले हरियाणा में जो हुआ सबने देखा, वहां की सरकार देखते ही देखते नायब सिंह सैनी की हो गई, तो इसे देखकर कांग्रेस और उनके घटक दलों में चिंता और बेचैनी भी बढ़ने लगी है। अभी तो बीजेपी कांग्रेस की और सूचियां आने लगी है, तो देखना होगा कि लिस्ट का ट्विस्ट इन सूचियों में क्या सियासी समीकरण बनाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सच पे धरा। अब देखिए, एक मशहूर कहावत है, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में राजस्थान में अपना खाता नहीं खोल पाई कांग्रेस ने इस बार टिकट बंटवारे में काफी प्रयोग किए हैं। 10 प्रत्याशियों की पहली सूची में कोई भी चेहरा रिपीट नहीं किया है। यहां तक कि 2014 के प्रत्याशियों को भी दोबारा मौका नहीं दिया गया है। एक और खास बात, अब तक देखिए कयास लगाए जा रहे थे कि अशोक गहलोत जैसे नेता लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ये साफ हो गया कि बड़े नेता चुनाव मैदान में जाने से बच रहे हैं। अब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव को जालोर सिरोही से टिकट मिलने के बाद उनके चुनाव लड़ने की संभावना खत्म हो गई है। अब पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को लेकर माना जा रहा था कि वो टोंक सवाई माधोपुर से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वहां इनके समर्थक विधायक को टिकट दे दिया गया। अब बड़े के नाम पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी की सीट बची है। सीपी चुनाव हारे हुए हैं, तो संभवतः वो चुनाव लड़ ले। बाकी डोटासरा की संभावना कम ही नजर आ रही है। अब ये भी समझ लेते हैं कि टिकट वितरण में क्या आधार रहा है, किस आधार पर ये टिकट दी गई है। साथ ही देखिए, कुछ सवाल भी यहाँ पैदा होते हैं कि कांग्रेस ने सभी सीटों पर प्रत्याशी बदले, इसके पीछे क्या कारण है। कांग्रेस के पास लोकसभा चुनाव में राजस्थान में खोने के लिए कुछ नहीं है। पार्टी पिछले 2 चुनावों में एक भी सीट नहीं जीती है। 2014 से पहले कांग्रेस 20 सीट जीती थी। अब ऐसे में पुराना आजमाया हुआ फॉर्मूला अपनाया गया है। जातिगत और जन आधार वाले नेताओं को नए इलाके में टिकट दिए गए हैं।
कांग्रेस पर। एक दबाव ये भी है कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में वोटर्स के बीच कांग्रेस का प्रभाव दिखाई देता है, लेकिन लोकसभा चुनाव में वोटिंग पैटर्न बदल जाता है। क्या वैभव गहलोत के सामने जालोर सिरोही में संकट नहीं, ये बड़ा सवाल यहाँ खड़ा होता है। तो देखिए, जोधपुर की तुलना में जालोर में चुनौतियां कम है, लेकिन विधानसभा चुनाव को देखें तो मारवाड़ का पूरा इलाका बीजेपी का गढ़ बन चुका है। सीट के अंदर आने वाले जालोर, सिरोही और सांचौर जिले की बात करें तो यहां पर 8 सीटें हैं। विधानसभा चुनाव में इनमें से सिर्फ 3 सीटें ही कांग्रेस ने जीती है। दूसरा, अप्रवासियों की संख्या ज्यादा है जो गुजरात व महाराष्ट्र से आते हैं, वह बीजेपी बैकग्राउंड के माने जाते हैं। अब ऐसे ही कुछ तमाम सवाल यहां पर पैदा हो रहे हैं कि क्या भाजपा के लिए कोई भी बड़ी चुनौती दिख रही है। अब बड़ी चुनौती तो यहां नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, ये चुनाव जरूर रोमांचक बन गया है। जोधपुर की बात करें तो यहां पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने नए चेहरे के रूप में करण सिंह को उतारा गया है। ये स्थानीय है, साथ ही राजपूत प्रभाव वाले हैं, पायलट के समर्थक है, सीट पर राजपूत मतदाता भी है और शेखावत 2 बार से सांसद है, तो कुछ विरोध भी है। अब ऐसे में जीत हार का अंतर अब पहले जैसा नहीं रहेगा, ये तय है। क्योंकि उदयपुर की अगर यहाँ बात करें तो उदयपुर एसटी रिजर्व सीट पर इस बार 2 अफसरों में मुकाबला आमने सामने होगा। दोनों ही अफसर उदयपुर में रह चुके हैं। कांग्रेस ने उदयपुर में कलेक्टर रहे ताराचंद मीणा को उतारकर नया चेहरा दिया है। भाजपा ने यहां पर डीटीओ रहे अतिरिक्त परिवहन आयुक्त मन्नालाल रावत को टिकट दे दिया है। अब देखिए, दोनों उम्मीदवारों के मैदान में होने से यहां मुकाबला जो है वो रोचक हो गया है। ऐसा ही चुरू सीट पर देखने को मिलेगा। अब एक सवाल ये बनता है कि भाजपा और कांग्रेस की सूची में बेसिक अंतर क्या है। दोनों की जो लिस्ट आई है उसमें बेसिक अंतर आखिर क्या है। तो भाजपा ने एक भी मौजूदा विधायक नहीं उतारा, वहीं कांग्रेस ने 3 उतारे हैं। बाकी देखें तो जैसा बैलेंस कांग्रेस की पहली सूची में दिख रहा है, वैसा ही भाजपा की 15 नामों वाली पहली लिस्ट में दिखाई दिया है। अब भाजपा के 8 प्रत्याशी ओबीसी वर्ग से हैं और इसमें से भी 4 प्रत्याशी जाट समाज से आते हैं। वहीं ब्राह्मण, वैश्य और राजपूत समाज को एक-एक सीट पर मौका दिया है। कुल मिलाकर 3 सवर्ण कैंडिडेट्स हैं। वहीं एससी, एसटी से भी 2-2 टिकटें दी गई है। अब लगातार ये जानना होगा इन सीटों का समीकरण क्या है, कांग्रेस की लिस्ट आखिर किस तरफ इशारा करती है और किस बुनियाद पर ये लिस्ट बनाई गई है, बीजेपी की लिस्ट किस बुनियाद पर बनाई गई है। हमारे साथ लाल सिंह फौजदार भी जुड़ गए हैं, सुनील यादव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इन दोनों से हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि जो कांग्रेस की लिस्ट या बीजेपी की लिस्ट है उसमें अंतर आखिर क्या है। सबसे पहले सुनील, आपसे मैं पूछना चाहूंगी, कांग्रेस ने सभी सीटों पर प्रत्याशी बदले हैं और इसके पीछे क्या कारण है। साथ ही एक भी प्रत्याशी अभी तक की लिस्ट में रिपीट नहीं हुआ है और साथ ही इस बार कांग्रेस की स्ट्रैटेजी जो लिस्ट सामने आ रही है उसके पीछे क्या है। बिल्कुल सोनल, देखिए कि लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने इस बार जो एक एक्सरसाइज की है कि किस तरह से जो कैंडिडेट हैं वो उतारने हैं, उस जो ये पूरी पहली लिस्ट आई है इसमें दिख रहा है कि कांग्रेस ने ज़मीनी स्तर पर कई सारी स्टडी करने के बाद ये नाम सामने लाए हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस ने इस बार चेहरे रिपीट नहीं किए हैं। खास बात यह है कि इस बार जातिगत समीकरण भी खास तौर पर साधे गए हैं। क्योंकि अगर सबसे जो एक पॉपुलर नाम की बात करें तो जोधपुर जो सीट है वहाँ से वैभव गहलोत चुनाव लड़े थे पिछली बार और वहाँ पर राजपूत बाहुल्य जो एक क्षेत्र माना जाता है, गजेंद्र सिंह शेखावत 2 बार से वहां पर सांसद हैं। वैभव गहलोत की सीट इस बार वहां से जालोर सिरोही की गई है। अब बात करें जोधपुर सीट की तो वहां पर राजपूत कैंडिडेट के सामने राजपूत उतारा, यानी गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने करण सिंह को वहां पर टिकट दिया है कांग्रेस ने और जो वैभव गहलोत की सीट है उसको जालोर सिरोही किया गया है। क्योंकि जालोर में बड़ी संख्या में प्रवासी जो राजस्थानी हैं वो रहते हैं और राजस्थान के जो लोग हैं वो मुंबई या फिर अन्य जगहों पर जो प्रवासी लोग वो रहते हैं।
गहलोत जब मुख्यमंत्री थे तो ये देखा गया था, चाहे बेंगलुरु की बात हो या फिर महाराष्ट्र में मुंबई की बात हो या फिर गुजरात की, राजस्थान के जो प्रवासी लोग वहाँ पर रहते हैं वहाँ पर बड़ी संख्या में सम्मेलनों में हिस्सा लिए थे और जो जालोर सिरोही का क्षेत्र है वहाँ पर वैभव गहलोत ने कई सारे काम किए थे। इसी को देखते हुए और जो जोधपुर का जातिगत समीकरण है उसको साधते हुए वहाँ पर राजपूत कैंडिडेट उतारा, और जहाँ पर चेहरे रिपीटेशन की बात है क्योंकि जनता ने 2019 में कुछ चेहरों को बड़े संख्या से जो वोटों से हारे थे और उसी को देखते हुए ये भी एक बदलाव लाया गया है। दूसरी तरफ अगर अलवर की बात करें तो वहां पर भी इसी तरह के समीकरण हमें देखने को मिले थे क्योंकि जो सांसद वहां पर बालकनाथ थे और सामने कांग्रेस के भंवर जितेंद्र सिंह थे। जो अलवर है वो यादव बाहुल्य जो क्षेत्र माना जाता है और इसके इतर वहां पर मुस्लिम समाज और साथ ही साथ एससी और एसटी भी बड़ी संख्या में है। ऐसे में कांग्रेस ने जो इस बार ललित यादव जो विधायक भी हैं उनको टिकट देकर एक बड़ी चाल जो खेली ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि यादव वर्सेज यादव हो जाएगा और फिर जो दूसरा वोट है यानी जो एससी एसटी वोट है जो कांग्रेस का पारंपरिक वोट बैंक माना जाता है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस लेने की कोशिश में, कितना मिलता है ये तो चुनाव नतीजों के बाद ही पता चलेगा, लेकिन यादव वोट अगर उनका ध्रुवीकरण हो जाता है तो मुस्लिम और एससी एसटी वोट कांग्रेस यहां पर लेने की कोशिश में है। दूसरी तरफ बड़े चेहरों की बात करें तो इस बार उन पर दाव नहीं खेला गया क्योंकि इससे पहले कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस कोशिश कर रही कि बड़े चेहरे, क्योंकि जनता में स्वीकार्यता है ऐसा खबरें सामने आई थी, लेकिन इन सभी चीजों पे विराम लग गया क्योंकि टोंक सवाई माधोपुर की बात कर लें, जोधपुर की बात कर लें। लगातार यहाँ पर ये सवाल जो है जो सामने आ रहा है कि कोई भी चेहरा रिपीट यहाँ पर अभी तक इस लिस्ट में क्यों नहीं किया गया है, क्यों नए चेहरों पे यहाँ दाव खेले जा रही है। पुराने बड़े नेता है जिनको इतना एक्सपीरियंस है, अनुभव है, जो जनता के बीच जा चुके हैं, बातचीत कर चुके हैं, प्रयोग हो चुका है, उन लोगों को सामने यहाँ पर कांग्रेस ने क्यों नहीं रखा? बिल्कुल देखिए कि यहाँ पर जनता एक पॉपुलर चेहरा होना और जनता का वोट लेना इसमें फर्क है। कांग्रेस कहीं ना कहीं जो 2019 और 2014 का जो चुनाव है उसमें नतीजों को देखकर इस बार अग्रेसिव मोड इसको कह सकते हैं या फिर एक जो एक्सरसाइज है कि जमीनी हालात क्या है, वहाँ के वोटर्स क्या चाहता है और जो कौन फील्ड में काम कर रहा है, पॉपुलर चेहरा कौन है, क्योंकि जनता की जो स्वीकार्यता है उसको पार्टी इस बार तवज्जो दे रही है। और जो वरिष्ठता की बात करें तो वरिष्ठता जो कांग्रेस में है उनको जिस प्रकार से ब्रजेंद्र ओला अभी झुंझुनू से विधायक भी हैं, उनकी जो शेखावाटी क्षेत्र है उसमें स्वीकार्यता है। जाट नेता जो बड़े जाट नेता माने जाते हैं और जो झुंझुनू में है वहां पर जाट वोटर्स की जो संख्या है वो भी काफी है। कहा जा सकता है कि जो रिपीटेशन की बात है इसलिए नहीं है कि जनता ने नकारा और उस क्षेत्र में कितना काम कर रहे हैं और अभी जो मौजूदा जो टिकट दिए गए हैं वो कितना सक्रिय है और जो फीडबैक लिया जाता है किसी भी पार्टी द्वारा, और जो बीजेपी पहले से करती आ रही है कि जो कार्यकर्ता उनका फीडबैक लिया जाता है, अलग अलग जो मीडियम्स है वहां पर आम लोग हैं उनका भी फीडबैक लिया जाता है। ये बीजेपी की स्ट्रेटजी होती है, लेकिन इस बार कांग्रेस ने भी वही स्ट्रेटजी अपनाई है क्योंकि जब विधानसभा चुनाव थे तो जो एजेंसीज काम कर रही थी एजेंसीज के फीडबैक के आधार पर कांग्रेस को कहीं ना कहीं ठीक ठाक जो नतीजे हैं वो कांग्रेस के पक्ष में आए थे। और अब उन्हीं नतीजों के आधार पर, क्योंकि कहा जा सकता है कि जो वोटर्स हैं वो कांग्रेस के पक्ष में जब 70 सीट के आसपास आती है तो उसी आधार पे अभी भी प्रदर्शन किया जाए। जहां पर कांग्रेस विधानसभा चुनाव में मजबूत थी वो जो परफॉर्मेंस है वो लोकसभा चुनाव में किस प्रकार से रिपीट किया जाए, इसी को लेकर यहां पर चेहरे तैयार किए गए हैं। चेहरे वरिष्ठता या फिर जिस पॉपुलैरिटी की बात कर रहे हैं वो एक जगह सही है, लेकिन जनता वोट करने जाती है तो उस क्षेत्र में काम कौन नेता कर रहा है, किस प्रकार से वो सक्रिय है और राजनीतिक माफ कीजिएगा जो जातिगत समीकरण है वो किस प्रकार से उस कैंडिडेट के पक्ष में है। तो ये पूरा चुनाव है, ये सबसे बड़ा जातिगत समीकरणों के आधार पर। दूसरा कि किस तरह से जो बीजेपी या अन्य दलों के जो नाराज नेता हैं उनका साथ किस नेता को मिल सकता है, ये भी एक बड़ा सवाल है क्योंकि राहुल कसवा को टिकट देना एक दिन पहले पार्टी ज्वाइन करते हैं और उसके बाद उसको टिकट लौटेंगे। लगातार आपसे जानकारी हम लेंगे। लाल सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लाल सिंह, एक बार चुरू की बात भी यहाँ कर लेते क्योंकि अभी सुनील ने राहुल कसवा का जिक्र किया कितना, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि राहुल कसवा कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं बीजेपी को, क्योंकि नागौर से 33 साल पुराना इतिहास रहा है और अब राहुल कसवा चुरू सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस से हाथ उन्होंने मिला लिया है। ये बगावत कितनी सफल होगी राहुल कसवा के लिए, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए सोनल, सवाल ये है कि बगावत को किस एंगल से पार्टी जोड़ पाती है, क्योंकि देखो बीजेपी ने पहले ही बड़ा दाव चल दिया क्योंकि जाट का टिकट काटा तो जाट को टिकट दिया है।
और वो भी एक खिलाड़ी को जिसने देश का नाम रोशन किया है। लेकिन सवाल ये कि चूँकि राहुल कसवा भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे हैं, बड़े अंतर से उन्होंने जीत दर्ज की थी, अब वो सामने चुनाव लड़ रहे हैं। अब ऐसे में बीजेपी की जो स्ट्रेटजी क्या रहती है, क्योंकि जाट वोट डिवाइड होना लगभग तय है। कांग्रेस के लिए ये प्लस पॉइंट इस लिहाज से हम मान सकते हैं कि जाटों को डिवाइड वो मान रही है, एक चीज़। दूसरा, SC ST का अधिक वोट कांग्रेस को मिलेगा, ये वो मानकर चल रही है, और मुस्लिमों का एक मुश्त वोट उसको मिलेगा, ये कांग्रेस मानकर चल रही है। और इस लिहाज से वो मान रही है कि राहुल कुशवाहा एक बड़ा कैंडिडेट यानी कि मजबूत कैंडिडेट बनकर उभर सकता है। लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी की रणनीति क्या रहती है, क्योंकि बीजेपी को केवल एक काम करना है इस सीट पर, क्योंकि पिछली बार भी 3 लाख से अधिक के मार्जिन से बीजेपी जीती है। और देखिए सोनल, बीजेपी के साथ जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि बीजेपी का जो कोर वोट बैंक है, जो वोटर है, वो चाहे किसी भी जाति का है, जो अगर विचार से जुड़ा हुआ है तो आज भी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। यानी कि बीजेपी के साथ अगर आज की तारीख में हम बात करें तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि उसका कोर वोटर उससे नहीं टूट रहा है। यानी कि जो विचार से जुड़ा हुआ है, जो पार्टी में निष्ठा रखता है, पार्टी की विचारधारा में विश्वास करता है, वो टूटा हुआ नहीं है। और देखो, मैं सवाल पे आने से पहले सोनल एक बात बहुत साफ कर देना चाहता हूँ। राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी की एक ही लड़ाई है। बीजेपी ने तय किया है कि हर हाल में हैट्रिक लगानी है, यानी कि लगातार 2014 और 2019 के इतिहास को 2024 में कैसे दोहराया जाए, इस पर पार्टी काम कर रही है। और कांग्रेस का एक ही मकसद है कि कैसे हैट्रिक को रोका जाए। यहाँ ये लड़ाई है ही नहीं कि कांग्रेस बहुत ज़्यादा जीतने की स्थिति में है, अधिक सीटें जीतने की स्थिति, बिल्कुल नहीं है। केवल और केवल जंग इस बात की है कि 1, 2, 3 जितनी भी सीटें वो जीत सके, लेकिन हैट्रिक को रोक सके। इसके लिए पार्टी ने हर रणनीति पर काम किया है। आप देखो, राहुल कसवा का उदाहरण ले सकते हैं, आप वैभव गहलोत का उदाहरण ले सकते हैं, आप जोधपुर का उदाहरण ले सकते हैं, आप MLA को मैदान में उतारने की बात कर सकते हैं, जातीय समीकरणों को ध्यान में रखकर बात सकते हैं, एक भी चेहरे को रिपीट नहीं करने की बात कर सकते हैं। आप देखिए, हम 8 सीटों का जिक्र कर लें सोनल, जो 8 सीट हैं। हाँ, पहले मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ, क्योंकि आपने राहुल कसवा की बात की है। तो राहुल कसवा एक ही स्थिति में अधिक नुकसान पहुँचाएगा, चूँकि वहाँ टिकट कटने से जाट नाराज हुआ है। अब बीजेपी को केवल एक स्ट्रेटजी पे काम करना है कि उस जाट को एक तरफा जाने से रोकना है। उसकी वजह यह है क्योंकि जाट अगर एक तरफा जाता है तो चूरू, क्योंकि जाट बाहुल सीट है, और जैसा कि सबसे बड़ा जो माइनस पॉइंट पहली बार राजेंद्र राठौड़ जैसे दिग्गज नेता ने अपने ही चुनाव में किया, वो खुद अपने चुनाव में फंस गए, और उसका परिणाम ये हुआ कि उनको हार का सामना करना पड़ा। जो राजनीतिक बड़े माहिर खिलाड़ी हैं, कई बार होता है सोनल की बहुत माहिर खिलाड़ी मात खा जाते हैं, और उसी का परिणाम ये हुआ कि आज वहाँ जाट वर्सेस राजपूत का एक अलग ही गढ़ देखने को मिल रहा है। हालांकि इसको पार्टी काउंटर कर रही है, और यही वजह है कि पार्टी ने राहुल कसवा का टिकट तो काटा, लेकिन जाट को टिकट दिया, क्योंकि जाट बहुत सीट भी है। बीजेपी को केवल इस लड़ाई को जाट बनाम अदर्स से रोकना है, यानी कि ये माहौल वहाँ नहीं बनने देना है कि जाटों के साथ कोई अन्याय किया गया है या राहुल कसवा की जाट होने के नाते टिकट काटी गई है। केवल आपको ये करना है, नहीं तो पार्टी को नुकसान हो सकता है। अगर जाट एक तरफा राहुल कसवा के साथ जाता है तो जैसा कि SC ST का वोट पूरा नहीं, लेकिन अधिक वोट कांग्रेस के पास जाता है, मुस्लिम वोट है जो कांग्रेस के पास जाता है, ऐसे में उस वोट का काउंटर करने के लिए, उस खामियाजे को कम करने के लिए बीजेपी को बड़ी रणनीति पे काम करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर बीजेपी इसमें सफल हो जाती है कि जाटों को एक तरफा जाने से रोक लेगी, जैसा रोक लेगी, क्योंकि उधर भी जाट कैंडिडेट है, और जो माहौल जो बना हुआ 3 लाख से अधिक का अंतर रहा जब पिछली बार चुनाव हुआ था, और आप इन 8 सीटों की बात कर लीजिए, 2.5 लाख से लेकर 5 लाख से अधिक अंतर से सीटें बीजेपी ने जीती है, जहां पर आमने सामने जो तस्वीर सामने आई है सोनल। तो हाँ, ये आपने ठीक कहा, नुकसान हो सकता है, लेकिन बीजेपी क्या काउंटर में रोक पाएगी? तो बहुत बड़ा ज्यादा अंतर जरूर हार जीत का कम हो सकता है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि राहुल कसबा कोई बहुत बड़ा कमाल वहां दिखा पाएंगे। ठीक है, क्योंकि लाल सिंह देखो, अभी हम बात कर रहे हैं जब बीजेपी की, और आप खुद कहते हैं कि बहुत प्रयोग करती है, एक्सपेरिमेंट करती है बीजेपी, और ये देखा भी गया कल जब हरियाणा में जो ताज़ा अपडेट आया कि जब एन वक्त पर मुख्यमंत्री का चेहरा ही बदल दिया, OBC कार्ड भी माना जा रहा है, तो यहाँ पर जो खेला हुआ है। लेकिन मनोहर लाल खट्टर को जो करनाल से लोकसभा चुनाव में उतारने के पीछे की क्या रणनीतियां हो सकती है बीजेपी, क्योंकि एन वक्त पर किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बदलना बहुत बड़ी बात होती है, और वो भी तब जब चुनाव नजदीक है, क्योंकि लगातार वोटरों की यहाँ पर क्या समीकरण यहाँ बनता है हरियाणा में। देखिए सोनल, अगर हम बात करें नए प्रयोग की, तो भारतीय जनता पार्टी ने लगातार सियासत में ऐसे प्रयोग किए जो हमने पहले कभी नहीं देखे। आपने कहा कि मुख्यमंत्री बदल दिया, आप देखिए मुख्यमंत्री की बात छोड़िए, गुजरात में मुख्यमंत्री सहित पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया जी, पूरा का पूरा मंत्रिमंडल, यानी कि टॉप टू बॉटम एक भी मंत्री और CM सहित पूरा बदल दिया, और नया मंत्रिमंडल नए CM को ला दिया एक साथ। एक बात देखिए सोनल, लंबे समय से हम भारत की राजनीति में एक बात देखते आ रहे हैं, लंबे समय से, कि यहाँ चाहे क्षेत्र की बात कर लें चाहे राज्यों की बात कर लें, बाहुबली जातियों का एक वर्चस्व रहा है।
आप देखिए, कल्पना करिए, कभी बिहार में आप यादव से बाहर नहीं निकलते थे, हरियाणा में आप जाट से बाहर नहीं निकल सकते, यूपी का कोई गणित अलग है, लेकिन वहाँ भी कभी आप यादव के दम पर चुनाव जीत रहे हो, कभी आप राजपूत के दम पर चुनाव जीत रहे हो, कभी आप एससी के दम पर चुनाव जीत रहे हो। तो वो जातियाँ, वो जो हाशिए पर रही हैं, क्या उनको सियासत के शीर्ष पर जाने का अधिकार नहीं है? आप देखिए कितनी बड़ी बात है कि आज सैनी को सीएम बनाया हरियाणा में, जिसके लिए माना जाता था कि जाट ही वहाँ सीएम बनता है। अब देखिए बीजेपी ने पहली बार एक प्रयोग किया, केवल वही नहीं किया है सोनल, आप देखिए ये लगातार आपको देखना होगा कि परिवारवाद को किस तरह खत्म किया जाता है और कैसे एक कार्यकर्ता को एहसास कराया जाता है कि नहीं, किसी भी परिवार की बपौती नहीं हो सकता राजनीति, या किसी भी व्यक्ति विशेष की बपौती नहीं हो सकता विधानसभा क्षेत्र। हर उस कार्यकर्ता को आगे बढ़ने का हक है जो पार्टी के लिए काम कर रहा है। हर उस कार्यकर्ता को आगे अपनी सियासत में अपना दमखम दिखाने का अधिकार है, अपना नाम रोशन करने का अधिकार है, देश की सेवा करने का अधिकार है, जो पसीना बहा रहा है। हरियाणा में नया प्रयोग किया, अब आप देखिए महाराष्ट्र में नया प्रयोग किया, गुजरात में नया प्रयोग किया, राजस्थान में नया प्रयोग किया, छत्तीसगढ़ में नया प्रयोग किया, मध्य प्रदेश में नया प्रयोग किया। और देखिए आपको मैं थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा सोनल, आप उत्तर प्रदेश आ जाइए। उत्तर प्रदेश का क्या सीन होता कि भाई ठीक है, अगर वो सपा जीतेगी तो यादव सीएम बन जाएगा, बसपा जीतेगी तो मायावती सीएम बन जाएगी, कांग्रेस मिलजुल के सरकार बना लेगी, बीजेपी मिलजुल के सरकार बना लेगी। कभी आप कल्पना कर सकते थे कि एक कार्यकर्ता को कहेंगे और सीएम बन जाएगा? ऐसा क्यों हुआ? आप देखिए लगातार 5 साल तक पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, जो उनका थिंक टैंक है, उन्होंने किन लोगों को आगे लाए? ऐसी जातियां जिनकी संख्या तो बहुत है लेकिन वो यूनाइट नहीं थी। अब देखिए जाट के अलावा क्या ओबीसी जातियां नहीं है? ठीक है, क्या सैनी नहीं है? क्या गुजर नहीं है? बिल्कुल यहाँ पर, क्योंकि पूरी तरह से जैसे आप बता रहे जाति समीकरण पे पूरी तरीके से बीजेपी ने यहाँ पर खेला है। और साथ ही हरियाणा में जो डिसीजन लिया गया वो बहुत बड़ा फैसला है। अब कैसे बीजेपी को फायदा होगा वो आने वाला वक्त बताएगा। पर सुनील, क्योंकि वैभव गहलोत वापस से सुर्खियों में आ गए हैं, अगर उनकी बात करें, उनके पिता पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जीवन भर चुनाव जोधपुर से लड़ा है, अभी भी जोधपुर के सरदारपुरा से वो विधायक है। पिछली बार वैभव गहलोत ने जोधपुर से चुनाव लड़ा था और वो हार गए थे। अब इस बार उन्हें जालोर सिरोही से टिकट देने के पीछे सबसे बड़ा कारण आखिर क्या लगता है आपको? क्या जोधपुर से चुनौती माना जा रहा है? क्या कांग्रेस को ये लग रहा था कि वापस अगर टिकट दिया जाएगा तो कहीं हार ना जाए, या जोधपुर में जातिगत समीकरण और अन्य परिस्थितियों में वैभव के पक्ष में नहीं दिख रही है? क्या लगता है आपको? बिल्कुल सोनल, सबसे पहला जो बड़ा कारण है वो यही है कि जातिगत समीकरण वैभव गहलोत के पक्ष में जोधपुर में बिल्कुल नहीं है। दूसरा, विधानसभा चुनाव में जोधपुर की जितनी सीटें हैं वहाँ का जो वोट परसेंटेज है उसके लिहाज से भी जो कांग्रेस के फेवर में जो समीकरण नहीं बैठ रहे थे, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि वो वैभव गहलोत यानी लोकसभा चुनाव में भी नहीं होते। पिछली बार के जो हार जीत का अंतर है वो भी बड़ा है, क्योंकि जो गजेंद्र सिंह शेखावत हैं वो बड़े अंतर से वहाँ पर जीते थे। और अभी अगर जातिगत समीकरण की बात करें तो जो जोधपुर है पूरा राजपूत बाहुल्य जो क्षेत्र है वो माना जाता है, और जो वैभव गहलोत जो इस माली समाज से आते हैं जोधपुर में बेहद कम है। पूरी रणनीति है वो तैयार की गई है, क्योंकि वहां पर जो चुनौती है बहुत ज़्यादा थी और किस तरह से उस चुनौती को पार पाया जाएगा, ये उस चुनौती को पार पाना मुश्किल लग रहा था। एक बड़ा दाव खेला गया है जालोर सिरोही, जिसकी हम लगातार बात कर रहे हैं कि प्रवासी राजस्थानियों का जो गढ़ है वो जालोर सिरोही है। हालांकि जालोर सिरोही भी बीजेपी का गढ़ माना जाता है, कांग्रेस बेहद कमजोर स्थिति में है, उसके बावजूद वैभव गहलोत पर इस तरह का दांव खेलना बड़ी बात है। लेकिन जो चुनौती है वैभव गहलोत के लिए वो जोधपुर से कहीं कम जालोर सिरोही में है। हालांकि जालोर सिरोही भी सेफ सीट नहीं है वैभव गहलोत के लिए, लेकिन वहां पर जिस तरह से जो पिछले 5 साल में जो अशोक गहलोत भी कई बार मुख्यमंत्री रहते हुए बड़ी सौगातें वहां पर दिए हैं, जो महंगाई राहत कैंप के दौरान कई सारे दौरे हैं वो जालोर सिरोही में किए हैं, और रात्रि प्रवास तक कई बार जालोर सिरोही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब थे तो उन्होंने किया था। तो उस टाइम जो पूरा जो उनका जाने का कार्यक्रम या सब जो सिलसिला था वो यही था कि किस तरह से वैभव गहलोत के लिए एक जो राजनीतिक जमीन है वो तैयार की जाए, और उसी राजनीतिक जमीन जो तैयार की गई थी उस क्षेत्र में जो विकास कार्य किए गए थे, उस क्षेत्र में जो कार्यकर्ताओं में एक जो रणनीति के तहत जो एकजुट किया गया था, क्योंकि जो अशोक गहलोत भी लगातार यही बात कहते आए थे कि जालोर सिरोही उनका दूसरा परिवार है, उनका दूसरा जो घर है वो है। तो
जो इमोशन वाली राजनीति है कहीं ना कहीं वो यहाँ पर काम आएगी। जालोर सिरोही में जो जातिगत समीकरण है उनको वहाँ पर साधने की कोशिश की गई है, क्योंकि जोधपुर से चुनौती वो बेहद चुनौतीपूर्ण थी और वहाँ पर जो शेखावत के सामने यानी राजपूत चेहरे के सामने राजपूत उतारा गया है और वह रिपीटेशन की बात भी हो रही थी, क्योंकि 2019 में जनता ने नकार दिया था, बड़े अंतर से नकारा है। तो सीट बदलना चाह रहे थे, वो सबसे जो सेफ सीट है कि किस तरह से चुनौती कम हो, और कहीं ना कहीं कांग्रेस की भी यही कोशिश है, मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत की भी यही कोशिश होगी कि इस बार वैभव गहलोत को जो सेफ सीट दी जाए कहीं ना कहीं निकाल सके। लेकिन चुनौती जालोर सिरोही से भी कम नहीं है। अब देखा जाएगा कि चुनाव के बाद किस तरह से जो फायदा मिलता है। लेकिन जो वहां पर वोटर्स की बात करें और जो सियासी जमीन की बात करें तो जालोर सिरोही पूरा बीजेपी का गढ़ है, और वहां पर जो विचार परिवार के जो लोग हैं, यानी कहा जा सकता है कि बीजेपी पार्टी के साथ साथ जो आरएसएस के लोग हैं, साफ तौर पर दिख रहा है कि जो कांग्रेस है बहुत सेफ प्ले यहाँ पर कर रही है, अपने सारे प्रत्याशियों को उसने बहुत सेफ जोन में उतारा है। वहीं लाल सिंह देखो, क्योंकि कुछ देर पहले बीजेपी की दूसरी सूची आई, इसमें 72 नाम सामने आए, लेकिन राजस्थान की बची हुई 10 सीटों का कोई जिक्र नहीं किया गया है। क्या कोई खास रणनीति अपनाई जा रही है या इंतजार, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी तक कोई नाम नहीं आया है, 10 सीटों में से किसी का भी नाम घोषित नहीं किया है। क्या ऐसी रणनीति बनाई जा रही है कि अभी तक राजस्थान का एक भी सीट पर कोई नाम नहीं आया? देखिए 10 सीटों की जहाँ तक बात है सोनल, हम लगातार ये बात कर रहे हैं, ये 10 वो सीटें हैं जहाँ पार्टी को अपने चेहरे बदलने हैं। उसके 2-3 कारण हैं चेहरे बदलने के पीछे, क्योंकि 3 सीटें तो ऐसी हैं जहाँ पर लोकसभा के चुनाव के कारण हार का सामना करना पड़ा, उनको बदलना लगभग तय माना जा रहा है। एक ये वो सीटें रही हैं जब पिछली बार चुनाव हुआ 2019 में, तो बीजेपी ने अधिकतर सीटों का अंतर 1 लाख से अधिक रहा, लेकिन एक सीट थी जिसका अंतर 1 लाख से कम रहा। अधिकतर सीटों को 2.5 लाख, 3 लाख, 5 और 6 लाख के अंतर से जीता बीजेपी ने पूरे राजस्थान की, अगर हम 25 सीटों की बात करें तो। अब चूंकि ये 10 सीटें ऐसी हैं जहां एक तो लगातार किसी चेहरे को लेकर ये जो फीडबैक आ रहा है कि यहाँ चेहरा बदलना चाहिए, जैसे हम जयपुर की बात कर लें, हालांकि जयपुर बीजेपी का गढ़ है, लेकिन यहाँ चेहरा बदलने की कवायद हो रही है। जयपुर ग्रामीण में आपको चेहरा बदलना ही है, क्योंकि राजवर्धन सिंह राठौड़ वहाँ से सांसद थे, वो मंत्री बन गए हैं। अब पार्टी के सामने जयपुर अगर ग्रामीण की बात करें तो संकट ये है, क्योंकि लालचंद कटारिया को आपने पार्टी में शामिल कर लिया है, तो लालचंद कटारिया को आप आखिर लाने की वजह क्या है? क्या उनको जयपुर ग्रामीण से चुनाव लड़ाया जाएगा? अगर उनको यहाँ से चुनाव लड़ाया जाता है तो बीजेपी चूंकि जयपुर ग्रामीण से अधिकतर राजपूत को ही कैंडिडेट बनाती रही है, ऐसे में अगर वो जाट पर दाव चलती है तो उसको काउंटर कैसे करेगी? एक बार। दूसरा, हम जयपुर की अगर बात करें तो जयपुर में अगर बीजेपी मान लो चेहरा बदलती है तो जयपुर के साथ क्या हो रहा है सोनल, लगातार लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, एक के बाद एक दावेदार। समय कम है, मैं एक अहम सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि ये कई लोगों के जहन में ये सवाल होगा। नागौर सीट से हनुमान बेनीवाल एक बड़ा चेहरा रहे हैं, पिछली बार बीजेपी के साथ वो रहे, अब खबरें आ रही कि कांग्रेस उनके लिए सीट छोड़ने वाली है। क्या लगता है कि अगर कांग्रेस का समर्थन मिलता है, कांग्रेस सीट छोड़ती है, तो बीजेपी के लिए सीट पर लोकसभा का सफर तकलीफ भरा हो जाएगा, या क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए सोनल, नागौर की जो राजनीतिक स्थिति है बेहद पेचीदा और अलग है, आप क्योंकि वो जाट राजनीति का गढ़ कहा जाता है नागौर को। ज्योति मिर्धा पर दाव खेला है बीजेपी ने, और जब बीजेपी ने ज्योति मिर्धा को शामिल किया था उसके साथ तय कर लिया था लोकसभा को चुनाव लड़ाना है। और अभी हाल ही में आपने देखा रिछपाल मिर्धा का आना, विजयपाल मिर्धा का आना है कि मिर्धा परिवार लगभग पूरा आ गया, हरेंद्र मिर्धा को छोड़ देता। अगर मान लो हनुमान बेनीवाल वहां से चुनाव लड़ते हैं खुद और कांग्रेस उनको समर्थन देती है, तो ये तो तय है कि मुकाबला बहुत ही जबरदस्त कांटे का हो जाएगा। लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं सोनल कि वहाँ बहुत ज़्यादा इसका फर्क नहीं पड़ने वाला है कांग्रेस उसको समर्थन देती है नहीं देती है, क्योंकि कांग्रेस के कुछ नेता ही ये मानकर चल रहे हैं कि अगर मान लो हनुमान बेनीवाल को या आरएलपी के किसी उम्मीदवार को समर्थन दिया तो कांग्रेस को उल्टा नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि वहाँ की जो सिचुएशन है, वहाँ के जो जातीय समीकरण है, वो ज़्यादा हनुमान बेनीवाल कांग्रेस के गठबंधन से बहुत ज़्यादा कांग्रेस को फायदे पहुंचाने वाले नहीं है। लेकिन हाँ, ये तय है कि अगर गठबंधन होता है तो पार्टी बीजेपी को अपनी रणनीति पर विचार करना होगा, इस लिहाज से। ठीक है लाल सिंह, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। समय कम है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुनील हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों को बहुत अच्छे से समझाने के लिए और उनका जवाब देने के लिए। तो देखिए, ये तमाम समीकरणों पे हमने बात करी, लिस्ट के ऊपर हमने बात करी। अब ये देखा जाएगा कि आखिर जब अगली सूची आती है बीजेपी की और कांग्रेस की, किन किन लोगों के नाम उसमें शामिल होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। पर आज तो बेधड़क शो में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। आप बने रहिए सच बेधड़क के साथ। नमस्कार।